हिंदू धर्म शास्त्रों की ज्ञानवर्धक खोज, आधुनिक विज्ञान के साथ उसकी तुलना और परग्रही जीवन की दिलचस्प संभावना में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान की खोज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसे यंत्रों पर आधारित होती है, यानी हमें जो खुली आंखों से नहीं दिखता, उसको यंत्रों के माध्यम से मैग्नीफाई करके देखना। वहीं धर्मशास्त्रों में वर्णित ज्ञान भी संपूर्ण विज्ञान है, जो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म जैसे सिद्धांतों पर आधारित होता है। सरल उदाहरण में हमें जो ब्रह्मांड दिखाई देता है वह मैक्रोकॉस्म हुआ, वैसा ही ब्रह्मांड मनुष्य के भीतर होता है, वह माइक्रोकॉस्म हुआ। आज का जो विषय है कि क्या कहीं किसी और ग्रह पर जीवन है या पहले कभी रहा हो, की संभावना को हम आधुनिक विज्ञान और हिंदू शास्त्रों में वर्णित विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से देखते हैं। इतिहास गवाह है कि मनुष्य इस पृथ्वी ग्रह पर स्वयं की उत्पत्ति के प्रति दिलचस्पी लेता रहा है। आधुनिक विज्ञान ने भी मानव जीवन के 20 से 30 लाख साल पहले तक के साक्ष्य दिए हैं, लेकिन उसमें कई मिसिंग लिंक्स भी हैं। वहीं हिंदू चक्रीय युगों की मनोरम खोज से कम पूर्व में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की दिलचस्प संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हिंदू शास्त्रों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में चलते हुए कलयुग का वर्णन आम मिलता है, जहां सतयुग को 17,28,000 साल का होना बताया गया है, त्रेता युग को 12,96,000 साल का, द्वापर युग को 8,64,000 साल का और कलयुग को 4,32,000 साल का, जिनका कुल जोड़ होता है 43,20,000 साल। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति 2 से 3 लाख साल पुरानी है। बाकी बचे लगभग 40 लाख साल से इंसान कहाँ रह रहा था? क्या किसी और ग्रह पर उनका निवास था, पृथ्वी से पहले? यहाँ इस प्रश्न को इससे काउंटर किया जा सकता है कि हर युग के समाप्ति पर प्रलय का प्रावधान होता है, जो बिल्कुल सही भी है। इसीलिए विज्ञान को आदमी के अवशेष ना मिले हो, लेकिन जब हमने 23 करोड़ साल पहले तक के डायनासोर्स को ढूंढ लिया तो इंसान क्यों नहीं मिला? अभी रुकिए जनाब, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। अभी पहले हिंदू चक्रीय युगों का विस्तार देख लेते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसे 4 युगीय चक्रों की 71 साइकिल्स होती हैं, जिसे मनवंतर कहा जाता है। यानी एक मनवंतर को बीतने में 30 करोड़ 67 लाख साल का समय लगता है। तो भाइयों और बहनों, साइंस की थियरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से 30 करोड़ साल पहले हम सब इंसान मेढक थे और टर करते हुए, फुदकते हुए इवॉल्व हो रहे थे। भाई वैज्ञानिकों, थोड़ी सी इंसानियत तो दिखाते अपनी ही प्रजाति की तरफ। ओह अच्छा, उस वक्त तक तो इंसान थे ही नहीं, सिर्फ मेंढकियत थी। खैर, यह हुई मजाक की बात। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस वक्त तक हम सिर्फ एम्फीबियंस तक इवॉल्व हो पाए थे। भाई, कॉमन एंसेस्टर वाली थियरी साइंस तो दे सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के वैज्ञानिकों ने, जी हाँ, आई रिपीट, हिंदू शास्त्र लिखने वाले विज्ञानियों के हिसाब से हमारे कॉमन एंसेस्टर ब्रह्मा जी हैं। हिंदू मान्यताओं के लिहाज से ज्ञानी और विज्ञानी कैसे परिभाषित किया जाता है, किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। जानने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल अभिज्ञान के साथ। फिलहाल हम दोबारा लौटते हैं मनवंतर पर। एक मनवंतर का इंचार्ज होता है एक मनु, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो उस मनवंतर के दौरान मानवता के संरक्षण और प्रशासन के जिम्मेदार होते हैं। साथ ही युग समाप्ति पर विनाशकारी प्रलय के बाद दोबारा नया युग स्थापित करना भी उनके जिम्मे होता है। इसे मत्स्य पुराण में वर्णित एक कहानी द्वारा समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनु से, जो एक सदाचारी राजा थे, जो नदी के पास तपस्या कर रहे थे। उनके अनुष्ठानों के दौरान एक छोटी मछली उनके सामने प्रकट होती है, जो सुरक्षा की गुहार लगाती है। मनु मछली को लेते हैं और एक जार में रखते हैं, लेकिन वे तेजी से बड़ी होने लगती है और जार छोटा पड़ने लगता है। मनु उसे दिव्य जीव जान बड़े मर्तबान में ट्रांसफर कर देते हैं। तब वह और भी विशाल रूप धारण कर लेती है और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होती है, और मनु को विशाल जल प्रलय आने की खबर करते हैं, जो सभी का जीवन नष्ट कर देगी। विष्णु मनु को विशाल नाव बनाने का निर्देश देते हैं और विभिन्न जानवरों,
पेड़ पौधों और कुछ इंसानों को नाव में सवार करा, उन्हें बचाने के लिए कहते हैं ताकि बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद जीवन को पुनर्स्थापित किया जा सके। यह कहानी हिब्रू बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस में नोहास आर्क के नाम से और मेसोपोटामिया के सुमेर की एपिक ऑफ गिलगमेश में उत्पन्नपश्चिम की कहानी के नाम से दर्ज है। एपिक ऑफ गिलगमेश सबसे पुराना जीवित साहित्य माना जाता है। तो क्या ये साबित नहीं होता कि नोहा ही उत्पन्नपश्चिम है, वही मनु भी है, यानी तीनों एक ही हैं और विभिन्न भाषाओं की वजह से उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका रोल वही है, सभ्यता बचाने वाला। मत्स्य पुराण और हिब्रू बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस में ये कहानी कब घटित हुई दर्ज नहीं है, लेकिन एपिक ऑफ गिलगमेश तकरीबन 5000 साल पुराना है। वही हिंदू विद्वानों की माने तो वर्तमान कलयुग महाभारत के बाद या श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद शुरू हुआ, जिसको भी लगभग 5000 साल आंका गया है। इन सब कड़ियों को जोड़ दिया जाए तो इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वह बार द्वापर युग के बाद की प्रलय थी, और वर्तमान के कलयुग के 4,32,000 साल में से 5,000 साल हम चलकर आ चुके हैं। और तीसरा ये कि एपिक ऑफ महाभारत और एपिक ऑफ गिलगमेश समकालीन हुए। अब लौटते हैं दोबारा टाइम साइकिल की ओर। तो ये जो मनवंतर होता है 30,67,20,000 साल का, ऐसे कुल 14 मनवंतर होते हैं, क्योंकि कुल 14 मनु होते हैं, हर मनवंतर का एक। ये 14 मनवंतर मिलकर बनाते हैं एक कल्प, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर वैवस्थ मनवंतर में है, जिसके मनु वैवस्थ हैं, यानी 30,67,20,000 साल के 6 मनवंतर ऑलरेडी बीत चुके हैं, और हम वर्तमान के 7वें मनवंतर के 71 साइकिल्स में से 28वें कलयुग में हैं, यानी हम इस कल्प में लगभग 2 अरब साल चलकर आ चुके हैं। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से 90 करोड़ साल पहले मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनना स्टार्ट हुए थे, और 2 अरब साल से पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी हमारे इस ग्रह पर। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस ही लगभग 2 अरब साल पहले चालू हुआ था, और ये तो अभी एक कल्प की आधी दूरी हुई, क्योंकि 14 मनवंतर में से अभी हमने आधे ही तय किए हैं, और वर्तमान का ये श्वेत वराह कल्प कुल 51वां कल्प है। भाई लोग, मेरे कैलकुलेटर ने तो हाथ जोड़ दिए और कहा कि बचे हुए कलयुग में मैं अब और कोई काम नहीं करूंगा। खैर, यह सब कैलकुलेट करेंगे तो एक बात तो तय है कि हम इस पृथ्वी ग्रह के वजूद 4.5 अरब साल के बियॉन्ड चले जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि यह चक्रीय युग चल कहाँ रहे थे। क्या ये सब जानने के बाद यह संभावना उत्पन्न नहीं होती है कि जीवन पहले कहीं किसी और ग्रह पर या किसी और सौरमंडल में चल रहा हो, फिर किसी युग के समाप्त होने पर, प्रोबेबली रीसेंट त्रेता युग, वहां ऐसी प्रलय आई हो कि वह ग्रह हैबिटेबल ना रहा हो, और तब मनु ने इस पृथ्वी ग्रह की ओर रुख किया हो नया युग, नया मानव, नया जीवन चलाने के लिए, क्योंकि हमारे इस ग्रह पर जीवन पहले से चालू था, पशु पक्षी पेड़ पौधे वगैरह का, लेकिन मानव नहीं था। अगर था भी तो कुछ कुछ बंदर जैसा दिखाई देने वाला इंसान। और साइंस ने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जीव जंतु में संबंध स्थापित किया, जेनेटिक सिमिलैरिटीज ढूंढी, और खोजते खोजते सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचे और कॉमन एंसेस्टर बना दिया और दे दी थियरी ऑफ एवोल्यूशन। थियरी ऑफ एवोल्यूशन में बंदर तो आज तक मौजूद हैं, होमोनिड्स और होमो इरेक्टस सीन से गायब हैं। मौजूदा होमो सेपियंस अफ्रीका में से आइस एज खत्म होने के साथ साथ आइस एज पृथ्वी पर चली आज से 26 लाख साल पहले और खत्म हुई आज से 11,700 साल पहले। यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि पृथ्वी पर मानव से पहले भी जीवन था, तो यहाँ पर भी अर्थ की टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ भी युगों का चक्र जारी रहा होगा और प्रलय आती रही होगी, समूल विनाश होता रहा होगा, जैसे डायनासोर्स का विनाश। इसका जिक्र दूसरे किसी वीडियो में कि यहाँ पृथ्वी पर कब कब प्रलय आई थी, क्या वह युगों की टाइम लाइन से मैच होती है कि नहीं, उस पर रिसर्च अभी जारी है। आधुनिक विज्ञान कम से कम ये तो मानता है कि आइस एज वाली प्रलय के बाद मानव जीवन पृथ्वी पर आया है। दुनिया भर की विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों में परग्रही मानव के पृथ्वी पर आने के संकेत साफ मिलते हैं। हिंदू ग्रंथों में विमान, उड़ने वाले रथ, स्वर्ग से उतरे देवताओं का वर्णन आम मिलता है।
मेसोपोटामिया के सुमेर में, जो अभी वर्तमान के इराक में है, कई क्ले टैबलेट्स मिले हैं जो आकाशीय देवताओं का जिक्र करते हैं। यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, जैसे विष्णु के मत्स्य अवतार ने मनु को निर्देश दिए थे, वहीं सुमेर के उत्नापिष्टम को एनकी ने निर्देश दिए थे, और एनकी का जिक्र वहां सुमेर की क्ले टैबलेट्स में है। इजिप्ट की चित्रलिपि और मंदिरों की नक्काशियां अजीबोगरीब दिखने वाले लंबे सिर वाले प्राणियों को उन्नत तकनीक के साथ दर्शाती है। इजिप्ट के प्रसिद्ध फेरो अखेनातेन और उनकी पत्नी नेफरतिति को लंबी खोपड़ी के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके परग्रही होने की ओर संकेत करती है। ड्रेसडन कोडेक्स मायन सभ्यता की जीवित पांडुलिपि है, जो अजीबोगरीब हेलमेट और स्पेस सूट जैसी पोशाक पहने हुए मानवीय आकृतियों को दर्शाती है। 10-20 हजार साल पहले कोई स्पेस सूट्स और अंतरिक्ष रॉकेट्स और अजीबोगरीब मानव आकृतियों की कल्पना कैसे कर सकता है, और वह भी दुनिया की विभिन्न सभ्यताएं एक जैसी कल्पना कैसे कर सकती हैं? क्या मनु या एनकी ने किसी और ग्रह से यहां आकर मानव जीवन को पुनर्स्थापित किया था? परग्रही जरूर उन्नत रहे होंगे, तभी वे यहां पहुंच पाए। उनके यहां आने के पीछे का क्या उद्देश्य होगा? वह यहां आए तो अब कहां चले गए? दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों में समानता क्यों है? अगर उनका उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन पुनर्स्थापित करना था तो कैसे किया होगा? इन सब सवालों का उत्तर हम तलाशने का प्रयास करेंगे वीडियो के अगले भाग में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।